हेलो एवरीवन। तो आज हम एक हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंज्यूमर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है रेडटेप लिमिटेड। इस कंपनी को मैं पिछले काफी टाइम से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, बट ये कंपनी हमारा जो एक शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है 20% से ज्यादा की बिजनेस ग्रोथ रेट, उसको डिलीवर नहीं कर पा रही थी। केवल FY24 के अंदर इस कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ डिलीवर किया था। फिर FY25 के अंदर लगभग 10-12% के आसपास बिजनेस ग्रोथ किया था। एंड FY26 के शुरुआत के 2 क्वार्टर के अंदर भी लगभग यू कैन से म्यूटेड टाइप ऑफ इनका बिजनेस ग्रोथ का नंबर था। बट लास्ट के 2 क्वार्टर से ये कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा अपना बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवरी दे पा रही है। इसीलिए आज हमने इस कंपनी को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है अपने इस डिस्कशन के अंदर एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से। एंड साथ में इस कंपनी के मैनेजमेंट ने जो FY27 का जो आउटलुक दिया है, बहुत अच्छा खासा आउटलुक दिखाई दे रहा है। मतलब ये कंपनी अपना स्टोर एक्सपेंशन लगभग 30 से 35% के आसपास में ग्रोथ करने का टारगेट कर रही है। एंड साथ में अपना जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर दिया है वो लगभग से 10% के आसपास का दिया है। तो ठीक है, इस कंपनी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जैसे आपको पता है, जब हम किसी कंपनी को फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं तो उस कंपनी का यू कैन से 3 से 4 पार्ट के अंदर डिटेल में डिस्कशन होता है। फर्स्टली वो कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, उसके क्या प्रोडक्ट टाइप ऑफ सेगमेंट है। सेकंड, मैनेजमेंट का यू कैन से FY26 जो रिसेंट ईयर गया उसके लिए क्या काइंड ऑफ ग्रोथ गाइडेंस था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन जो एक्चुअल में डिलीवरी हुई है FY26 के अंदर, उसमें किस तरह का यू कैन से गाइडेंस को डिलीवर किया है या फिर अचीव किया है कि ओवर अचीव किया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है अपकमिंग FY27 के लिए वो किस तरह की है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड लास्टली इस कंपनी का हम यू कैन से वैल्यूएशन एनालिसिस करके लगाने पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर यहाँ पे किस तरह की डील दिखाई पड़ रही है। तो पहले बात करते हैं कंपनी किस तरह का कामकाज करती है। तो आई थिंक आप लोगों को काफी लोगों को पता होगा, रेडटेप यू कैन से एक फुटवियर काइंड ऑफ ब्रांड है। तो इसके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं, लाइक टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर। लाइक यू कैन से लगभग 400-500 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 1200-1500 स्क्वायर फीट का भी इनका स्टोर होता है। और मेजरली यू कैन से टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर इसके मल्टीपल स्टोर होते हैं। आप ये कह सकते हो मिड प्रीमियम सेगमेंट के अंदर काम करने वाली कंपनी है। साथ में इसका जो टोटल रेवेन्यू आता है उसके अंदर यू कैन से फुटवियर सेगमेंट लगभग 63-64% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। अपीयरल वाला जो सेगमेंट है कपड़ों वाला, वो लगभग यू कैन से 35% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। एंड लास्ट में जो बचा-खुचा कंट्रीब्यूशन है 2-3-4% के आसपास का, वो एक्सेसरीज से आता है। लाइक यू कैन से आपका बेल्ट कह दो या फिर कोई बाकी 1-2-3 चीज़ आप कह सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह का काइंड ऑफ इसका यू कैन से रेवेन्यू मिक्स है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के द्वारा। एंड साथ में कंपनी यू कैन से ई-कॉमर्स मीडियम के द्वारा भी अपना यू कैन से प्रोडक्ट को सेल करती है। इनका यदि अपन कहें लाइक इनका जो ऑफलाइन रिटेल सेगमेंट है, जो इनके खुद के स्टोर हैं या फिर जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर होते हैं जहाँ पे रेडटेप के प्रोडक्ट रखे जाते हैं दूसरे कंपनीज के स्टोर्स के अंदर, चाहे आप कह दो यू कैन से रिलायंस स्मार्ट की बात कर लो या फिर यू कैन से रिलायंस रिटेल कह दो या फिर दूसरे जो बड़े यू कैन से लार्ज फॉर्मेट स्टोर होते हैं उसके अंदर भी इस कंपनी के यू कैन से प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। यू कैन से ऑनलाइन जो इनका सेल्स है, यू कैन से ई-कॉमर्स मीडियम वाला जो इनका सेल्स है, जो मार्केट प्लेसेज है लाइक मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है या फिर अमेज़न है या फिर जो दूसरी इनकी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, वहां से लगभग 30% रेवेन्यू इनका ड्राइव होता है। बाकी का 70% इनका यू कैन से ऑफलाइन सेल्स इनका ड्राइव होता है। तो ये हमने काइंड ऑफ एक बेसिक डिस्कशन करने की कोशिश करी कि ये कंपनी किस सेगमेंट में कामकाज करती है। तो वही मिड प्रीमियम सेगमेंट वाला फुटवियर कम यू कैन से अपैरल वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर। अब देखते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए क्या किस तरह का ग्रोथ गाइडेंस था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी FY25 के अंदर अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ डिलीवर नहीं किया था। FY26 के शुरुआत के क्वार्टर में डिलीवर नहीं किया था। तो एज सच मैनेजमेंट की तरफ से अपने रेवेन्यू ग्रोथ को लेके कुछ फिक्स गाइडेंस नहीं था। बट हाँ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लेके इनका लगभग गाइडेंस था लगभग 9 से 10% के आसपास का। एज सच को रेवेन्यू ग्रोथ का स्पेसिफिक फिक्स गाइडेंस तो नहीं था। तो ऑल्दो इन लोगों ने अभी जो लेटेस्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, इन लोगों ने एक ब्रांड एक्वायर किया था स्प्रांडी नाम का। 4 कंट्रीज के अंदर इसके ऑपरेशन लोग रन करेंगे। उसके बाद में मैनेजमेंट एक आउटलुक दिया था FY27 का अपना बिजनेस ग्रोथ करने का। एंड साथ में यू कैन से लाइक अपना स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव का, उसको भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। बट वो FY27 की गाइडेंस है। FY26 का कोई ऐसा मेरे को स्पेसिफिक गाइडेंस दिखाई नहीं पड़ता। मे बी कहीं हो तो बात अलग है। बट एक बार देखते हैं इस कंपनी ने FY26 के नंबर्स एंड साथ में क्वार्टर 4 FY26 के अंदर अपने बिजनेस नंबर्स को यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट किया। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि एक बार डिटेल में हम लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरह की कंपनी ने यहाँ पे नंबर्स डिलीवर करें क्वार्टर 4 के अंदर। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं क्वार्टर 4 के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कंपनी क्या करती है, जो इसकी अदर इनकम वाला सेगमेंट है उसको ऐड करके अपना EBITDA मार्जिन शो करती है। बाकी जो हम लोग काफी सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो कंपनीज अपना डायरेक्टली EBITDA मार्जिन बताती है एंड देन उसका फिर यू कैन से अदर इनकम वाला सेगमेंट होता है। बट इस कंपनी का एक अकाउंटिंग जो मेथड है उसके अंदर एक अपना EBITDA मार्जिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को भी कंसीडर करती है, साथ में जो अदर इनकम होती है उसको भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ही कंसीडर करती है। तो यदि बात करें होल इनकम के लिए, वाई एंड वाई क्वार्टर 4 के अंदर लगभग 34% इनकी इनकम ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में। बात करें EBITDA के पर्सपेक्टिव से, तो EBITDA इनका लगभग 25% से ग्रोथ किया है। हाँ, इनका जो ग्रॉस मार्जिन है उसके अंदर थोड़ा डिप देखने को मिला है।
कहीं न कहीं उनसे इनके डिस्काउंटिंग ज़्यादा हुई होगी। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो उनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई 31% से ग्रोथ दिखाई पड़ा है। मतलब लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर 54 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था एंड इस साल क्वार्टर 4 के अंदर लगभग 71 करोड़ रुपीस का इनका प्रॉफिट यहाँ पे डिलीवर हुआ है। पैट मार्जिन वही लगभग 10% के आसपास इनका दिखाई पड़ रहा है। बात करें होल ईयर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका यू कैन से वाई ऑन वाई रेवेन्यू ग्रोथ किया लगभग 20% के आसपास में। तो जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हम लोग उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं डिस्कस करने के पर्सपेक्टिव से, जिनका बिजनेस एटलीस्ट वाई ऑन वाई लगभग 20% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा हो और मे बी अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी वो यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी यहाँ पे मेंटेन दिखाई पड़ती हो। तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे लगभग 20% का इनका बिजनेस ग्रोथ है वाई ऑन वाई। बात करें EBITDA के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से लगभग 27% के आसपास का EBITDA यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 32% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये सारी चीजें मेरे को देख के अच्छी लग रही है बिकॉज़ मतलब इस कंपनी का एक मैंने जब इसका डिटेल में बैलेंस शीट पढ़ रहा था, तो कंपनी ने क्या किया है अपने जो स्टोर यहाँ पे लॉन्च करती है वो फोफो मॉडल पे लॉन्च कर दिया है। फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब इनके जो टोटल स्टोर हैं लगभग 670 के आसपास में उससे उसमें से लगभग 2/3 स्टोर फोफो मॉडल के अंदर है, जिसके अंदर इनको स्टोर पे कैपेक्स नहीं करना पड़ता है। स्टोर पे कैपेक्स और उसकी रेंटल जो भी पार्ट है वो यहाँ पे फ्रेंचाइजी बियर करता है। ये लोग केवल वहाँ पे इन्वेंट्री रखते हैं और अपना यू बिलिंग टीम रखते हैं। तो जो भी रेवेन्यू बनता है उसका कोई फिक्स परसेंटेज मार्जिन उस फ्रेंचाइजी पार्टनर को चला जाता है, बाकी का रेवेन्यू इनको मिलता है। मतलब ये कंपनी कैपेक्स पे उतना ज्यादा खर्चा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इनका डिप्रिसिएशन का अमाउंट है उतना ज्यादा नहीं है। एंड साथ में अपने वर्किंग कैपिटल के लिए अपना ऑल्दो इन लोगों ने जो लोन ले रखा है दैट इज सिमिलर स्टेगनेंट से लग रहा है, तो उनका इंटरेस्ट कंपोनेंट पे ज्यादा नहीं बढ़ा है और यही कारण है कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में है एंड इबिटा की ग्रोथ लगभग 26% के आसपास में है, जबकि इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट वाई यहाँ पे लगभग 32-33% के आसपास में दिखाई पड़ रही है। तो हमने डिस्कस किया यू कैन से लगभग आपके क्वार्टर 4 FY26 के रिजल्ट और FY26 के होल रिजल्ट के बारे में। अभी और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर और क्या बाकी के पैरामीटर हैं उनको भी एक बार डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों का जो रेवेन्यू आया है उसको भी यहाँ पे इन लोगों ने बाइफ्रोकेट किया है। लाइक इनका जो रिटेल का रेवेन्यू है वो यहाँ पे क्वार्टर 4 के अंदर वाई ने लगभग 25% से ग्रोथ किया है। जो इनका ई कॉमर्स का रेवेन्यू है लगभग 49% से ग्रोथ किया है एंड जो इनका अदर सेगमेंट का रेवेन्यू है लगभग वो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है, इनसे बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे लगभग 54% से ग्रोथ किया है। तो इस तरह का इन लोगों ने अपना चैनल वाइज परफॉर्मेंस का नंबर भी यहाँ पे सेग्रीगेट करके रखा है। यदि बात करें फुल ईयर के बारे में, तो यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग रेवेन्यू रिटेल से 19% से ग्रोथ किया है, ई कॉमर्स ने रेवेन्यू लगभग 17% के आसपास में ग्रोथ किया है एंड अदर सेगमेंट का रेवेन्यू यहाँ पे लगभग 53% के आसपास में यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड कंपनी ने मेंशन भी किया है कि लाइक जो हमारा फुटवेयर ब्रांड है रेड टैप वाला, वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे हमारा नंबर 2 का ब्रांड यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, एक अच्छी बात है, काइंड ऑफ यू कैन से मेरे को सही चीज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बात करें इनके एसएसजी वाले पार्ट के बारे में, सेंस और सेल्स ग्रोथ के बारे में, वहाँ पे 18% के आसपास दिखाई पड़ रही है। मतलब मैनेजमेंट की गाइडेंस यहाँ पे 9 से 10% के आसपास में थी, वो यहाँ पे लगभग 18% से दिखाई पड़ रही है आपकी FY26 के अंदर। तो ये चीज अच्छी है। अब देखते हैं कुछ बाकी के और पैरामीटर हैं जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, उनको भी एक बार इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर देख के उनको एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी के लाइक आपको ऑलरेडी पता होगा, लाइक मिर्जा इंटरनेशनल नाम की कंपनी हुआ करती थी, उससे कंपनी से स्प्लिट हुई थी। तो जो कंज्यूमर सेगमेंट का बिजनेस था वो रेडटैप को मिला था एंड साथ में जो लेदर एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट का बिजनेस था वो यू कैन से मिर्जा इंटरनेशनल के पास नहीं रह गया था। तो रेडटैप सेपरेटली एक एंटिटी के रूप में लिस्ट हुई थी, यू कैन से अगस्त 2000 आई थिंक 24 की बातें, FY24 अगस्त 2023 की बातें, FY24 की बातें हैं। उस टाइम पे कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी एंड ये कंपनी यू कैन से मतलब मिंत्रा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मिंत्रा फ्लिपकार्ट की तरफ से नंबर 2 का यू कैन से ब्रांड है, फुटवेयर ब्रांड है इन दोनों प्लेटफॉर्म पे। 4 ब्रांड इसके ऑलरेडी हैं। कौन-कौन से इसके 4 ब्रांड है खुद के? रेडटैप तो इनका बहुत बड़ा एंकर ब्रांड है, काफ़ी सालों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो बाकी के 3 ब्रांड और हैं, बहुत छोटे ब्रांड लगते हैं, लाइक मोड है, यू कैन से बॉन्ड स्ट्रीट है, औजार्क है। ठीक है, मतलब ये सच कोई बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट अभी इनसे नहीं आता है, बट यू कैन से लगभग 2-3-4% के आसपास में इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इन वाले ब्रांड से आता है। और जो इनका टोटल रेवेन्यू आता है उसमें से फुटवियर सेगमेंट 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, अपैरेल्स वाला 34% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एंड 3% का इनका एक्सेसरीज वाला रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और जो इनके लाइक रिटेल स्टोर हैं वो एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं, मेगा शोरूम्स होते हैं, शॉप इन शॉप मॉडल हो गया, स्पोर्ट्स आउटलेट हो गया, फैक्ट्री शॉप हो गया। फैक्ट्री शॉप मतलब जहाँ पे रेडटैप के खुद की ही मतलब लीज पे ली हुई शॉप जहाँ पे सारे आइटम्स रखे हुए हैं और वहाँ पे कंपनी के द्वारा ऑपरेटेड सारा सिस्टम हो, तो उसका फैक्ट्री शॉप बोल सकते हो। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कोई मिडलमैन नहीं है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे यहाँ पे इनकी सेल होती है। देखते हैं बाकी के प्रोडक्ट के बारे में, तो ये इन्होंने अपने ब्रांड वाइज इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब सारे ही प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे मिड प्रीमियम सेगमेंट वाले यू कैन से सेगमेंट से बिलोंग करते हुए सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो वही इनका टारगेट है टियर 2 टियर 3 सिटीज के लिए, लाइक मिड प्रीमियम सेगमेंट वाले यू कैन से प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल करने का। ये कंपनी की स्टोरी यहाँ पे दिखाई है, बट ऐसे उससे हमें कोई लॉजिक उतना है नहीं, हमें डायरेक्टली देखना है
ठीक है, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के बारे में अपना बिज़नेस एक्सपेंशन इन लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट सेगमेंट की यहाँ पे बातें कर रहे हैं और लाइक इनके जो करंटली जो टोटल स्टोर काउंट है, जिसके अंदर सारे सब कुछ हो जाते हैं, लार्ज फॉर्मेट स्टोर भी हैं, शॉप भी है, यू कैन से फोको स्टोर भी है, कोको स्टोर भी है, फोफो स्टोर भी, सब मिला के लगभग 669 यू कैन से 670 के आसपास इनका स्टोर काउंट है। इंडिया के अंदर लगभग यू कैन से 300 सिटीज़ के अंदर ये प्रेजेंट है एंड करंटली जो इनके स्टोर है लगभग यू कैन से यूके, यूएई, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और आपका अलग-अलग कंट्रीज के अंदर यहाँ पे इनका स्टोर यहाँ पे ऑपरेटेड है। ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी काफ़ी अच्छा ब्रांड बन चुकी है। बात करें इनके कैटेगरी मिक्स रेवेन्यू के बारे में, तो पूरे रेवेन्यू के अंदर वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस ही कर लिया कि फुटवियर 63% है, अपैरल आपका 34% है एंड साथ में इनका ये भी कहना है कि ई-कॉमर्स से हमारा लगभग 1 से 31% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है एफआई 27 के डाटा के अकॉर्डिंग। रिटेल वाले सेगमेंट से हमारा 62% है, जो अदर्स हैं, शॉप इन शॉप कह दो या फिर लार्ज फॉर्मेट स्टोर कह दो, उनसे लगभग 1 से 7% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। ब्रांड वाइज कंट्रीब्यूशन करें तो रेड टेप यहाँ पे अकेला 97% का यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जो रेड टेप का फुटवियर वाला सेगमेंट है, रेड टेप का यहाँ पे अपीयरल वाला सेगमेंट है, वो लगभग 97% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जो बाकी के 3 ब्रांड है, वो हार्डली 1-1% के आसपास में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब रेड टेप इज एंकर ब्रांड फॉर यू कैन से दिस कंपनी। सो यदि बात करें इनके रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट के 3 ईयर की इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रेट लगभग 18% के आसपास में रही है। लाइक एफआई 24 में रेवेन्यू ग्रोथ आया था, फिर एफआई 25 में बिल्कुल स्टैग्नेंट सी ग्रोथ थी 10% के आसपास में। एफआई 26 के शुरुआत के 2 क्वार्टर के अंदर भी ऐसे कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं थी, पर लास्ट के 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली लाइक क्वार्टर 3 में लगभग 20-22% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ था। इस बार तो लगभग 34% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ इन लोगों ने डिलीवर किया है। बात करें बाकी कुछ और पैरामीटर के बारे में, तो वही कैपिटल लाइट रिटेल मॉडल है, तो इनका वही कहना है कि हम लोग लाइक फोफो मॉडल पे काम करते हैं। तो इनका जो भी कहना है कि न्यू स्टोर एडिशन आर वेटेड टुवर्ड्स दिस मॉडल, मतलब फोफो मॉडल पे ही काम करेंगे। जो इन लोगों ने गाइडेंस दिया है लगभग 200 से 250 स्टोर नए लॉन्च करने का, तो इसी साइज मॉडल के थ्रू जाएंगे, तो इनका जो यू कैन से उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। डायरेक्टली इनको केवल वहां पे इन्वेंट्री प्लेस करनी पड़ेगी। और इन लोगों ने तो बोला भी है कि इनके टोटल स्टोर्स में से लगभग 2/3 पार्ट यू कैन से आपके फोफो वाले सेगमेंट से बिलोंग करता है। सो ये एक अच्छी चीज है कि इनका यू कैन से आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं होगा उतना एंड साथ में। और यदि बाकी कुछ पैरामीटर की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर ली है। एबिटा मार्जिन भी लगभग इनका 19.6% के आसपास में रहा है, तो ये तो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है। और कुछ बाकी के पैरामीटर का और देखें तो इनका आई थिंक और कुछ बाकी का पैरामीटर ठीक है। ओमनी चैनल वाला, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों वाला पार्ट हो गया। एज सच और कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो हमारे लाइक कुछ बात हो, वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग वही ठीक है, 72% के आसपास में है, डिविडेंड भी देते हैं, मतलब ठीक है। एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी है इनका लाइक 26-27% के आसपास का। तो देखो ना, एक कंज्यूमर कंपनी जो लगभग कंसिस्टेंटली 25-26-27% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर करे, अपना डिविडेंड पे करती है और अपने खुद के इंटरनल जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनाया है, उसी को यूटिलाइज करके फर्दर अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करती है, वो कंपनी से इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी कंसिडर करी जाती है। बात करें बाकी के पैरामीटर, लाइक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आई थिंक ये मैनेजमेंट का एक कमेंट्री है। और यस, ये इनका क्वार्टर 4 का एक इनका है कि लाइक हम लोगों ने 3 लाख स्क्वायर फीट का एक यू कैन से वेयरहाउस यहाँ पे लाइव किया है एफआई 26 के अंदर, उन्नाव कानपुर के अंदर। ठीक है, मतलब सपोर्ट करेगा फर्दर यू कैन से बिजनेस एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो ये चीज अच्छी है। बाकी का इनका एक बार देखते हैं लाइक एक एफआई 27 का आउटलुक भी, हाँ यस, ये एफआई 27 का आउटलुक भी इन लोगों ने दिखाया है। इनका कहना है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर और लाइक एफआई 27 ऑनवर्ड्स दे आर टारगेटिंग लगभग 200 से 250 स्टोर यहाँ पे लॉन्च करने के पर्सपेक्टिव से। मतलब इनके एग्जिस्टिंग स्टोर कितने हैं, लगभग 570 के आसपास में। 200 से 250 स्टोर लॉन्च करेंगे तो इनका स्टोर एक्सपेंशन लगभग 30 से 35% के बीच में हो जाएगा एफआई 27 के अंदर। तो एफआई 28 के अंदर फिर से 250 स्टोर लॉन्च करेंगे तो वो एक्सपेंशन लगभग 28-29% के आसपास में हो जाएगा। तो एक काइंड ऑफ एक मैनेजमेंट की तरफ से आउटलुक है। एंड एक इनका जो रिसेंट में जब इन लोगों ने एक स्प्रांडी नाम का ब्रांड इन लोगों ने एक्वायर किया था, तो मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसके अंदर इन लोगों ने गाइडेंस दिया था लाइक काइंड ऑफ अपना एफआई 27 के अंदर यू कैन से जो इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 10% अचीव करने का टारगेट दे रहे थे। तो भी एक अच्छी बात है। यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपका लगभग उनसे 10% के आसपास में, तो एक्सपेक्टेड है। ऑल्दो मैनेजमेंट यहाँ पे कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया एफए 27 का, बट मे बी बेहतर ज्यादा डिलीवरी यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। तो काइंड ऑफ अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जितने पॉइंट्स थे लाइक सबको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है, जो हमारे इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से। तो यदि नंबर्स को थोड़ा देख के समराइज करें तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि यार ये कंपनी लाइक 1.5 साल यू कैन से जूझने के बाद यू कैन से 1.5 साल तक स्टेगनेंट बिजनेस ग्रोथ करने के बाद फिर से अगेन क्वार्टर 3 एफआई 26 और क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर फिर से यू कैन से ठीक-ठाक, जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 20% की बिजनेस ग्रोथ रेट, उसको यहाँ पे पास करते हुए दिखाई पड़ रही है।
एंड मैनेजमेंट का जो आउटलुक है FY27 के लिए, अगेन उन लोगों ने गाइडेंस तो लगभग 3000 करोड़ रुपीस के आसपास का दिया है, जो इन लोगों ने नया ब्रांड एक्वायर किया स्प्रांडी वाला, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। इनका कहना है कि 4 कंट्रीज के अंदर हम इसका ब्रांड का ऑपरेशंस यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। आई थिंक इंडिया है, भूटान है और एक इनका श्रीलंका है और एक और कंट्री आई थिंक और है। दैट कंट्री इज आई थिंक नेपाल, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, 4 कंट्रीज के अंदर स्प्रांडी वाले ब्रांड का ऑपरेशन से लोग देखेंगे। एक इंटरनेशनल ब्रांड है। इनका कहना है कि इस वाले ब्रांड से हम लोग अराउंड 100 से 200 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY27 के अंदर, और रेड टेप वाले से लगभग 2800 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए 3000 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पे रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये दोनों को ऐड कर दें तो मोटा-मोटी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी लगभग 3000 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू टारगेट कर रही है FY27 के अंदर। और बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि हमारे EBITDA मार्जिन जो FY26 के अंदर आए हैं वही लगभग सिमिलर रहेंगे, 19% के आसपास में आप कह सकते हो। थोड़ा मोड़ा यदि 30-40 बेसिस पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाए दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ठीक है। 3000 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बिकॉज आप लगभग 30 से 35% के आसपास अपना स्टोर एक्सपेंशन करोगे, 10% का आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा। तो मेरा थोड़ा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा इस कंपनी से, मतलब ऑल्दो मैनेजमेंट यहाँ पे कंजर्वेटिव होकर 3000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू का टारगेट बता रहा है, बट माय एक्सपेक्टेशन इज समथिंग बेटर देन द मैनेजमेंट गाइडेंस, बिकॉज नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो दूसरी जो हम लोग वेरिफिकेशन कंपनीज के बारे में बातें करते हैं जहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन लेट से 50% के आसपास में होता है, ट्रिपल एस लगभग 7-8% के आसपास में होता है, तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ रेट लगभग 60% के आसपास में आता है। एंड मैं V2 रिटेल के यहाँ पे आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देख के मेरी बात को वैलिडेट करने की कोशिश करी है, बट ठीक है, लास्ट में जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है उसको ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा हमारे फर्दर कैलकुलेशंस के लिए, जो हम लोग फर्दर वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे उसके पर्सपेक्टिव से। तो ये अपने ओवरऑल मैनेजमेंट का जो फर्दर आउटलुक है स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से वो हमने डिस्कस किया। अब एक बार देखते हैं, एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस कंपनी का करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की डील यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। तो आप देखो इस कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है लगभग 8,200 करोड़ रुपए के आसपास में है। FY26 में रेवेन्यू यहाँ पे डिलीवर हुआ लगभग 2420 करोड़ रुपए के आसपास में। जो 3000 करोड़ रुपीस का इन लोगों ने रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वो यहाँ पे लगभग 24% के आसपास की बिजनेस ग्रोथ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है FY27 के अंदर। जी अच्छी बात है। यदि मैं यहाँ पे 19% का EBITDA मार्जिन लगाता हूँ, लाइक रेडटेप वाले केस के अंदर 3000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पे, तो इनका 19% के EBITDA मार्जिन से मतलब अदर इनकम को जोड़ के उसके बाद की बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो लगभग इनका EBITDA आता है लगभग 570 से 580 करोड़ रुपए के आसपास में। इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट था FY26 के अंदर लगभग आपका 68 करोड़ रुपीस के आसपास में था। जो बैलेंस शीट अभी मैंने देखी है उसके अंदर जो डेट इनका FY25 में था उसका सिमिलर डेट इनका FY26 के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो एज सच मतलब इनका ज्यादा इंटरेस्ट कंपोनेंट जाएगा नहीं, मे बी जो 68 करोड़ था 70-75 करोड़ रुपीस के आसपास का इंटरेस्ट कंपोनेंट इनका बन सकता है FY27 के अंदर। बात करें इनके डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो डेप्रिसिएशन था FY26 का 88 करोड़ रुपीस के आसपास का था। इन लोगों ने एक नया वेयरहाउस लाइव किया है लाइक FY26 के अंदर, तो वहां से इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा। तो मे बी FY27 का एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो सकता है 100 करोड़ रुपीस के आसपास, मे बी 105 करोड़ या फिर लगभग 100 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मोटा-मोटी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनेगा। तो आप देखो यदि मैं इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना आएगा? जो EBITDA बना था 570 से 580 करोड़ रुपीस का, उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट घटाना पड़ेगा, साथ में डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट था लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास में, डेप्रिसिएशन था लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में, और या फिर 105 करोड़ मान लो, तो उसको घटाता हूं तो मोटा-मोटी इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है FY27 का एक्सपेक्टेड वो बनता है लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आप देखो जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है EBITDA मार्जिन का, उसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि EBITDA मार्जिन में दिक्कत आएगी तो इनका गाइडेंस फिर से फेल हो जाएगा, मतलब हमारी जो सैलरी कैलकुलेशन कर रहे हैं फेल हो जाएगी, बिकॉज FY25 में इन लोगों का उतना सेल बन नहीं रहा था, तो इन लोगों ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दिए थे, तो इनके EBITDA मार्जिन गिर गए थे। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, आप जिनका पुराना डेटा देखो आपको पता लग जाएगा। बट अगेन मतलब जिस तरह से इनका वापस ग्रोथ मोमेंटम दिखाई पड़ा बिजनेस का, उसके बेसिस पे लग रहा है शायद उतनी ज्यादा हैवी डिस्काउंट शायद ना दे FY27 के अंदर। तो 400 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना था। करंटली इनका जो मार्केट कैप है वो 8000 करोड़ रुपीस के आसपास का है, 8200 करोड़ रुपीस के आसपास का है। तो इस कंपनी का यू कैन से जो प्रॉफिट आपका बिफोर टैक्स था लगभग 400 करोड़ था। यदि पैट की बात करें तो लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का आएगा, बिकॉज 25% के आसपास का मान के चलो आप यू कैन से लगभग आपका टैक्स चला जाएगा, तो मानो लगभग यू कैन से 300 करोड़ रुपीस का इनका पैट बन सकता है। करंट मार्केट कैप है 8100 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि मैं 300 करोड़ रुपीस का इनको लाइक पैट का डिवाइड करता हूं तो इनका फॉरवर्ड पी कितना आएगा? 80,000 करोड़ रुपए यदि मैं 300 करोड़ का डिवाइड करता हूं तो मोटा-मोटा यू कैन से लगभग 26, 27 के आसपास में इनका फॉरवर्ड पी रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है। इस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है FY27 के अंदर? FY26 का कंपैरिजन में लगभग 24-25% के आसपास में।
तो यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि कैलकुलेट करना चाहूँ तो कितना आएगा? तो जो फॉरवर्ड पी रेशियो यदि कैलकुलेट होके आया है उसके अंदर बिज़नेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो आपका 27-28 के आस-पास में, बिज़नेस की ग्रोथ रेट है 24 से 25% के आस-पास में, तो इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो बनता है 1.1 के आस-पास में। मतलब जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हम लोग वो कंज्यूमर बिज़नेसेस को हमेशा प्रेफर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे धंधा एटलीस्ट 20% उससे ज़्यादा रेट से ग्रोथ करने की प्रोबेबिलिटी या प्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई दे रही हो एंड साथ में उनका फॉरवर्ड पैग रेशियो लगभग 1 के आस-पास दिखाई पड़ रहा हो। मतलब यू कैन से जब मार्च का महीना था तो हम लोग फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.7 0.8 का टारगेट करते थे कंज्यूमर बिज़नेसेस के लिए, बट ठीक है, मार्केट थोड़ा अभी रिकवर हो गया है, जो हाई बिज़नेस ग्रोथ करने वाले कंज्यूमर कंपनीज हैं उनके स्टॉक भी ऊपर आ गए हैं। तो इस टाइम पे यू कैन से हमारा फॉरवर्ड पैग रेशियो का क्राइटेरिया लगभग 1.1 1 के आस-पास यहाँ पे मान सकते हैं। तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कंपनी यहाँ पे ठीक-ठाक एक फेयर वैल्यूएशन पे करंटली ट्रेड करती है, यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड साथ में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कंसिस्टेंटली एक बेटर ट्रैजेक्टरी में ट्रैजेक्टरी के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज़ जो कंपनी के इंटरनल कैश फ्लोज हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करके कंपनी यहाँ पे अपना बिज़नेस एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही है। तो यहाँ पे क्लियरली आप कह सकते हो एक ऐसी कंज्यूमर कंपनी जो यहाँ पे अगले साल लगभग उनसे 24-25% के आसपास अपना धंधा ग्रोथ कर सकती है। प्रॉफिट की ग्रोथ रेट तो यहाँ पे और ज्यादा रेट से डिलीवर हो सकती है एंड साथ में उसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव होगा। साथ में यू कैन से कैश फ्लोज भी इंप्रूव होंगे तो बेटर एक्सपेंशन के अंदर इनको हेल्प मिलेगी एफआई 28 के अंदर भी। तो मोटा मोटी यू कैन से ये कंज्यूमर कंपनी जो हमारा एक क्राइटेरिया होता है बिजनेस को एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर ठीक ठाक तरह से यहाँ फिट होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बट एज सच ये मैंने जस्ट मेरा एक एनालिसिस करके मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा हमेशा इतना ही टारगेट होता है, इतना इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के, अच्छे से समझ के एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सकें। तो ठीक है, यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। डेफिनिटली मैं ट्राई करूंगा वहां पे आपको रिप्लाई करने का। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।